दरबार लगा हुआ है। बंदर, हिरण और पक्षी शांत खड़े हैं। माहौल में राजा के प्रति सम्मान और भय दोनों हैं। राजा विक्रम, विशालकाय रौबदार शेर, अपनी चट्टान रूपी सिंहासन पर शान से बैठा हुआ है। उसकी गर्दन के बाल हवा में लहरा रही हैं। तभी चतुर सियार आता है। जय हो तीनों लोकों के स्वामी महाबली जंगल के छत्रपति महाराज विक्रम की जय हो। महाराज, ये सूर्य की किरणें भी आपके दरबार में आने से पहले आपकी इजाजत मांगती हैं। आपके प्रताप से तो हवाएं भी अदब से बहती हैं और नदियां भी अपना रुख मोड़ लेती हैं। राजा विक्रम जोर से हुंकार भरता है। गूंजती हुई हल्की दहाड़। दरबार के बाकी जानवर थोड़ा पीछे हटते हैं, लेकिन सियार सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है। बस बस चतुर, तुम्हारी ये लच्छेदार बातें और भक्ति भाव देखकर हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। बोलो, आज हमारे प्रिय सलाहकार के मन में क्या चल रहा है? मन में क्या होगा महाराज, बस यही प्रार्थना है कि ईश्वर मेरी उम्र भी आपको लगा दे। इस पूरे संसार में आप जैसा न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली राजा न कभी हुआ था न कभी होगा। आपके राज में हिरण और चीता एक ही घाट पर पानी पीते हैं। राजा विक्रम थोड़ा गंभीर होता है। वो चट्टान पर अपने आगे के पंजों को सीधा करता है और सियार की तरफ झुकता है। चतुर, तुम्हारी ये निष्ठा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, पर राजनीति में सिर्फ प्रशंसा से काम नहीं चलता। बताओ, उत्तरी सीमा की क्या खबर है? सुना है पड़ोसी जंगल का खूंखार सरदार कालू भेड़िया अपनी सेना बढ़ा रहा है। क्या उसकी तरफ से कोई हलचल या खबर? सियार की आंखों में एक पल के लिए एक दुष्ट और चालाक चमक कौंधती है, जिसे वो तुरंत पलके झपकाकर छुपा लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी कुटिल मुस्कान आती है। फिर वो बहुत डरा हुआ सा नाटक करता है। अरे महाराज भी ना, किस तुच्छ प्राणी का नाम ले रहे हैं? उस कालू भेड़िए की क्या औकात! आपकी एक दहाड़ अगर उस सीमा तक पहुंच जाए तो उसकी और उसके गिरोह की पैंट ढीली हो जाती है। वे तो आपके नाम से ही थर-थर कांपते हैं। राजा विक्रम अपनी गर्दन ऊंची करके गर्व से मुस्कुराता है। फिर भी चतुर, सतर्क रहना राजा का कर्तव्य है। हमें खबर मिली थी कि भेड़िए हमारी सीमाओं के आसपास गुप्त बैठकें कर रहे हैं। महाराज, आपकी पीठ पीछे ये दास 24 घंटे जागता है। वे भेड़िए तो सड़े हुए मांस के टुकड़ों के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। आप बस अपनी प्रजा पर दया दृष्टि बनाए रखिए। सीमा की सुरक्षा की चिंता इस छोटे से सेवक पर छोड़ दीजिए। जब तक चतुर जिंदा है, कोई परिंदा भी आपकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। शाबाश चतुर, तुम्हारी इस वफादारी का इनाम तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। आज रात हम दक्षिण की गुफा में विश्राम करेंगे। दरबार समाप्त किया जाता है। सभी जानवर सिर झुकाते हैं। राजा विक्रम अपनी शान से गुफा की ओर बढ़ जाता है। राजा के जाते ही सियार, चतुर के चेहरे से मासूमियत गायब हो जाती है। उसकी आंखों में गद्दारी, हवस और चालाकी का भयानक भाव आ जाता है। वो राजा की पीठ को देखता है और धीरे से अपनी थूक निगलता है। हाँ महाराज, आराम कीजिए। बस कुछ ही घंटों की बात है। कल सुबह इस सिंहासन पर आपकी खाल होगी और सिर पर ताज इस सियार का। जंगल का सबसे घना, बदबूदार और सुनसान इलाका, सूखे पेड़ों का शमशान। चारों तरफ सूखे तने, बिना पत्तियों के डरावने पेड़ और नीचे बिखरी हुई पुरानी हड्डियां हैं। सियार, चतुर अपनी पीठ झुकाकर हर कदम फूंक फूंक कर रखता हुआ आगे बढ़ता है। वो बार बार मुड़कर पीछे देखता है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। अचानक एक सूखी टहनी पर उसका पैर पड़ता है। चतुर एकदम से थम जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो घबराकर चारों तरफ देखता है। जब पक्का हो जाता है कि कोई नहीं है, तो वो राहत की सांस लेता है और एक सूखे बरगद के पेड़ के तने के पीछे पहुंचता है। कालू, ओ कालू, बाहर निकलो। मैं हूं चतुर।
एक विशाल खूंखार काले रंग का भेड़िया कालू धीरे धीरे धुंध से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर पुराने घावों के निशान हैं और पंजों से तेज नुकीले नाखून निकले हुए हैं। उसके पीछे 2-3 और खूंखार भेड़िए गुर्राते हुए अंधेरे में खड़े होते हैं। कालू भेड़िया सियार के एकदम करीब आता है। सियार डर के मारे एक कदम पीछे हटता है। बड़ी देर कर दी चतुर। मुझे लगा तू शेर की गुफा में उसकी रात का खाना बन गया। कैसी बातें करते हो सरदार कालू। उस बेवकूफ शेर को तो मैंने अपनी मीठी बातों की अफीम चटा दी है। वो तो आंखें मूंद कर मुझ पर ऐसा भरोसा करता है जैसे मैं उसका सगा भाई हूँ। सियार के चेहरे पर एक अत्यंत दुष्ट और शातिर मुस्कान छा जाती है। वो कालू के और करीब आता है और आवाज बिल्कुल धीमी कर लेता है। सब कुछ मेरी मुट्ठी में है सरदार। आज रात राजा विक्रम दरबार के बाद बहुत थक चुका है। वो कल रात दक्षिण की काली गुफा में अकेला विश्राम करने जा रहा है। उसके साथ ना कोई सिपाही होगा, ना ही कोई रक्षक, सिर्फ उसकी गहरी नींद। दक्षिण की गुफा, वो गुफा जिसका एक ही तंग रास्ता है। बिल्कुल सही पकड़े हो। गुफा का रास्ता इतना संकरा है कि राजा चाहकर भी एक साथ पलटवार नहीं कर पाएगा। जैसे ही आधी रात को गहरी नींद में उसकी आंखें बंद होंगी, तुम अपने 5-6 खूंखार भेड़ियों के साथ गुफा को चारों तरफ से घेर लेना और एक साथ हमला कर देना। कालू भेड़िया आसमान की तरफ मुंह करके एक डरावनी हुंकार भरता है। योजना तो पक्की लग रही है, लेकिन चतुर, इस गद्दारी के बदले तुझे क्या चाहिए? तू अपने ही राजा की बलि क्यों चढ़ा रहा है? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो सिंहासन चाहिए। बरसों से मैंने उस शेर के पंजों की धूल चाटी है, उसकी चापलूसी की है। अब बहुत हुआ। राजा के मरते ही तुम इस जंगल के शिकार पर राज करना और मैं बनूंगा इस जंगल का नया सम्राट। मंजूर है। राजा तू बनना और शिकार हमारा होगा। लेकिन एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा ले चतुर, अगर ये तेरा कोई जाल हुआ या उस राजा को भनक भी लगी कि हम आ रहे हैं, तो याद रखना, शेर से पहले मेरी ये दाढ़ें तेरी गर्दन को चबाएंगी। सबसे पहले तेरी चमड़ी उधेड़कर मैं ढोल बनाऊंगा। भरोसा रखो सरदार, कल की सुबह इस जंगल में एक नया इतिहास लिखेगी। राजा विक्रम की लाश गुफा में होगी और मेरा ताज मेरे सिर पर। ठीक है, कल रात दक्षिण की गुफा में मौत का तांडव होगा। निकलो अब यहां से। सूखे पेड़ों के शमशान से सटा हुआ एक घना इलाका, विशाल बरगद का पेड़ और घनी कटीली झाड़ियों के बीच से 2 सतर्क, समझदार और चमकीली आंखें दिखाई देती हैं। ये चांदनी लोमड़ी है। वो अपनी सांसों को पूरी तरह रोककर सियार और भेड़िए के बीच हो रही बातचीत सुन रही है। जैसे जैसे कालू भेड़िया राजा की हत्या और चतुर सियार तख्ता पलट की बात करता है, चांदनी का चेहरा खौफ से पीला पड़ने लगता है। उसकी आंखें डर और हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये चतुर सियार इतना बड़ा नीच निकलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। राजा विक्रम तो इस पर अपने सगे भाई से ज्यादा भरोसा करते हैं और ये आस्तीन का सांप उन्हीं का गला काटने जा रहा है। कालू भेड़िए की खौफनाक हंसी गूंजती है। चांदनी को समझ आ जाता है कि अगर उसने तुरंत ये खबर राजा तक नहीं पहुंचाई तो कल सुबह जंगल का विनाश हो जाएगा। वो बहुत सावधानी से एक एक इंच पीछे खिसकने लगती है। उसकी नजरें लगातार सियार और भेड़िए पर ही टिकी हैं, लेकिन घबराहट में उसका ध्यान नीचे जमीन पर नहीं जाता। अचानक धुंध में छिपी एक सूखी और मोटी टहनी पर उसका पिछला पैर पड़ता है। आवाज होते ही पूरा माहौल जम जाता है। कालू भेड़िया तुरंत अपनी बातचीत रोकता है। सियार चतुर के कान खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें गोल घूमती हैं। रुको, कौन है वहां? सियार झाड़ियों की तरफ अपना मुंह करता है और हवा में तेज तेज सांसें खींचकर सूंघने लगता है।
ये तो लोमड़ी की गंध है। सरदार कालू, कोई शिकारी नहीं, कोई हमारी बातें सुन रहा था। झाड़ियों के पीछे कोई छुपा है। छोड़ना मत उसे। अगर हमारी योजना बाहर निकली तो राजा हमें कच्चा चबा जाएगा। पकड़ो उसे, जिंदा या मुर्दा। झाड़ियों के पीछे से चांदनी लोमड़ी तीर की तरह बाहर निकलती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अंधेरे की तरफ भागती है। पीछे से कालू भेड़िया और उसके 3 खूंखार साथी खूंखार गुर्राहट के साथ उसका पीछा करते हैं। मुझे रुकना नहीं है, मुझे राजा विक्रम तक पहुंचना ही होगा। अगर आज मैं पकड़ी गई तो जंगल का न्याय सदा के लिए मर जाएगा। कालू भेड़िया बहुत तेज है, वो चांदनी के बेहद करीब पहुंच जाता है और हवा में छलांग लगाकर उस पर झपट्टा मारता है। कालू के नुकीले नाखून चांदनी की पूंछ के बालों को छूते हुए निकल जाते हैं। चांदनी ऐन मौके पर दाईं तरफ एक तीखा मोड़ लेती है और कालू एक पेड़ से टकरा जाता है। सामने एक दलदल और कांटों से भरी घनी गुफा का छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। चांदनी बिना सोचे समझे उस छोटे से सुराख के अंदर घुस जाती है। विशालकाय कालू भेड़िया उस छोटे सुराख में नहीं घुस पाता और बाहर ही रुककर गुस्से में अपनी दहाड़ मारता है और सियार चतुर हाँपते हुए वहां पहुंचता है। सरदार, क्या वो लोमड़ी थी? क्या उसने हमारी पूरी बात सुन ली? हाँ, तेरी बेवकूफी की वजह से हमारी गर्दन अब तलवार पर है। अगर उसने राजा को बता दिया तो कल हमारी बोटी बोटी चील कौवे खाएंगे। शांत सरदार, शांत। वो लोमड़ी सीधा राजा के पास ही जाएगी ना, लेकिन राजा विक्रम मुझ पर अंधा भरोसा करता है। अगर वो लोमड़ी कुछ बोलेगी भी तो मैं उसे राजा की नजर में झूठी और गद्दार साबित कर दूंगा। तुम बस अपनी तैयारी पूरी रखो। गुफा के गहरे अंधेरे के अंदर से चांदनी इन दोनों की बातें सुन रही होती है। उसकी छाती तेज तेज ऊपर नीचे हो रही है। वो अपने आंसू और डर को पोंछती है। चतुर सियार, तू राजा के सामने अपनी चालाकी का जितना जाल बुनना है बुन ले, पर कल तेरी गद्दारी का नकाब मैं ही उतारूंगी। तेज बिजली कड़कती है। बिजली की चमक में राजा विक्रम शेर का थका हुआ और भारी शरीर दिखाई देता है। उसकी चाल धीमी है और आंखें नींद से भारी हो रही हैं। उसके ठीक आगे आगे सियार चतुर आगे आगे चल रहा है। बस महाराज, थोड़ा सा कष्ट और। दक्षिण की ये ऐतिहासिक गुफा बस सामने ही है। यहाँ ना तो तूफान का असर होगा और ना ही बाहर का कोई शोर आपकी नींद में खलल डालेगा। राजा विक्रम एक भारी सांस लेता है। वो अपने विशालकाय पंजों को देखता है। न जाने क्यों चतुर, आज हमारा शरीर असामान्य रूप से भारी लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे शरीर की शक्ति खींच ली गई हो। ओ महाराज, ये सब उस कालू भेड़िए की चिंताओं और राज्य के कामकाज का नतीजा है। आप दिन रात प्रजा के लिए जागते हैं। थकावट तो होगी ही, पर अब आप निश्चिंत हो जाइए। सियार राजा को गुफा के अंदर एक ऊंचे समतल पत्थर के पास ले जाता है, जहां सूखी घास बिछी हुई है। राजा विक्रम थका हारा उस पर लेट जाता है। आप आराम से अपनी आंखें बंद कीजिए महाराज। जब तक आपका ये वफादार चतुर इस गुफा के बाहर खड़ा है, दुनिया की कोई ताकत आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। कोई परिंदा भी आपकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकेगा। चतुर, जब पूरा जंगल सो जाता है तब भी तुम जागते हो। तुम्हारी ये निष्ठा अतुलनीय है। मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। अब आप विश्राम करें। सियार दबे पांव पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए गुफा के मुहाने यानी गेट पर आता है। राजा विक्रम की गहरी और भारी सांसें, खर्राटों की आवाज गुफा में गूंजने लगती है। सियार मुस्कुराता है और उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठती हैं। बेवकूफ शेर, भरोसा ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी था। अब सोते रह हमेशा के लिए। सियार गुफा के बाहर रखी एक बहुत बड़ी भारी चट्टान के पास जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को खिसकाता है।
वो गुफा के मुख्य द्वार को उस चट्टान से आधा ढक देता है, जिससे गुफा के अंदर जाने या बाहर निकलने का रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि कोई विशाल शेर वहां से आसानी से भाग ना सके। सियार गुफा के बाहर एक ऊंचे टीले पर चढ़ता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश की बूंदों में सियार भीग रहा है, लेकिन उसका चेहरा शैतानी खुशी से दमक रहा है। पहाड़ी के पीछे से अंधेरे में दर्जनों लाल और पीली चमकती हुई आंखें एक एक करके प्रकट होने लगती है। कालू भेड़िया अपने 10-12 खूंखार भेड़ियों के दल के साथ कटीली झाड़ियों से बाहर निकलता है। सबके मुंह से लार टपक रही है और वो अपनी नुकीले दांत दिखा रही है। काम हो गया चतुर। शिकार पूरी तरह से चूहेदानी में कैद है सरदार। रास्ता आधा बंद कर दिया है। अंदर जाओ और अपनी भूख मिटा लो। कालू अपने 10-12 खूंखार भेड़ियों के साथ गुफा को घेर लेता है। चतुर दूर एक चट्टान पर बैठकर हंसने लगता है। बेवकूफ राजा, तेरी दयालुता ही तेरा काल बनी। आज इस जंगल पर मेरा राज होगा। हमला करो। जैसे ही भेड़िए गुफा के अंदर घुसते हैं, गुफा में से राजा नहीं बल्कि पूरे जंगल के शक्तिशाली जानवर हाथी, तेंदुए और सांड बाहर निकलते हैं। सियार की आंखें फटी रह जाती हैं। पीछे से राजा विक्रम लोमड़ी चांदनी के साथ प्रकट होता है। भेड़ियों में भगदड़ मच जाती है। हाथी और तेंदुए भेड़ियों को खदेड़ देते हैं। सियार चतुर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजा विक्रम एक ही टांग में उसके सामने आ जाता है। सियार कांपने लगता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब भेड़िए की चाल थी। हमें चांदनी ने कल रात ही तुम्हारी गद्दारी के बारे में बता दिया था। हमने गुफा में तुम्हारे लिए जाल बिछाया था और तुम खुद उसमें आ फंसे। सियार, जो अपने राजा और अपनी मातृभूमि का सगा नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। राजा विक्रम दहाड़ सियार को जंगल से हमेशा हमेशा के लिए काली गुफाओं में बांधकर देश निकाला दे दिया जाता है। कहानी की सीख: गद्दारी और छल का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। वफादारी ही इंसान या जानवर की सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही मज़ेदार और सीख भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।